40 मूल्यवान सैनिकों का बलिदान दिया गया। ये हमारी गलतियों के कारण था। मुझे बताया गया, आपको इस बारे में चुप रहने की जरूरत है। हमारे पीएम को भ्रष्टाचार से ज्यादा नफरत नहीं है। वो बहुत कम जानकारी वाला व्यक्ति है। यह एक बड़ी त्रासदी थी। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में वरिष्ठ राजनेता सत्यपाल मलिक कुछ सनसनीखेज बयान दिए प्रधानमंत्री मोदी और पुलवामा हमले के बारे में। सत्यपाल मलिक कभी यूपी राज्य विधानसभा में विधायक थे, 2 बार के राज्यसभा सांसद, अलीगढ़ से लोकसभा सांसद। इसके बाद वह केंद्रीय संसदीय मामलों और पर्यटन राज्य मंत्री थे और पिछले 6 वर्षों में वो बिहार के राज्यपाल थे, जम्मू और कश्मीर, गोवा और मेघालय। आमतौर पर जब कोई वरिष्ठ राजनेता उन्हें पसंद करता है, इस तरह की एक महत्वपूर्ण घटना में एक पर्दाफाश करता है या ऐसे विस्फोटक बयान ये पूरे दिन मीडिया द्वारा खेला जाता है। लेकिन हमारा मुख्यधारा का मीडिया और टीवी चैनल लगभग अपने बयानों को ब्लैक आउट कर दिया। इसके बारे में बात भी नहीं की। टीवी चैनलों पर हमारे एंकर जो खुद को देशभक्त और राष्ट्रवादी बताते हैं, हमारे जवानों की परवाह मत करो। लेकिन इसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि यह मामला हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और हमारे जवानों की जान। आइए इस वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं। सत्यपाल मलिक का पहला इंटरव्यू प्रशांत टंडन के साथ उनके YouTube चैनल पर हुआ था। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार करण थापर का साक्षात्कार और फिर रवीश कुमार के साथ। मुख्य रूप से इन इंटरव्यूज में उनके 3 बयान प्रमुखता से सामने आए। पहला, उन्होंने दावा किया कि पुलवामा हमले में पाकिस्तानी सरकार निश्चित रूप से शामिल थी, लेकिन सरकारी तंत्र की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका दावा है कि जब उन्होंने पीएम मोदी और एनए से अजित डोभाल से इस बारे में पूछा, उसे चुप रहने को कहा गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी को गलत जानकारी है और कश्मीर के बारे में अनभिज्ञ। और तीसरा, उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के प्रति उतना शत्रुतापूर्ण नहीं है जितना दर्शाया गया है। आइए शुरू से कहानी पर नजर डालते हैं। आइए 2014 से स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई। उनके घोषणा पत्र में एक प्रमुख बिंदु धारा 370 को निरस्त करना था। कुछ महीने बाद दिसंबर 2014 में जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। 2 प्रमुख स्थानीय राजनीतिक दल थे, पीडीपी या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। मुख्य दावेदारों में मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती हैं, और एनसी या नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य दावेदार के रूप में फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ। जाहिर तौर पर इन दोनों के अलावा कांग्रेस और बीजेपी भी चुनाव लड़ रही थी। यह ऐतिहासिक था क्योंकि कई कश्मीरी अलगाववादी थे मांग की थी कि इन चुनावों का बहिष्कार किया जाए, लेकिन कश्मीरी लोगों ने बहिष्कार की मांग को अनसुना कर दिया और भारी संख्या में वोट डालने पहुंचे। कश्मीरी लोगों ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना विश्वास दिखाया। चुनाव के परिणामस्वरूप अब त्रिशंकु विधानसभा हो गई है। इसलिए लगा राज्यपाल शासन। सभी राजनीतिक दलों के बीच कई दौर की बातचीत और विचार विमर्श के बाद और अंत में 2 दलों ने एक गठबंधन बनाया, भाजपा और पीडीपी। यह एक अजीब गठबंधन था क्योंकि कई मुद्दों पर दोनों पार्टियों की विचारधारा एकदम विपरीत रही। फिर भी मिलान के लिए वे एक दस्तावेज आगे लाया, गठबंधन का एजेंडा। इस पर आम जमीन के कई बिंदुओं को सूचीबद्ध किया गया था, जैसे विकास से संबंधित जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर दोनों पक्षों में सहमति थी। एक अन्य सामान्य बिंदु AFSPA था, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। जहां तक अनुच्छेद 370 के बारे में कहा गया था, सभी संवैधानिक प्रावधानों पर वर्तमान स्थिति कायम रहेगी। इस गठबंधन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि जनवरी 2016 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में फिर से राज्यपाल शासन लगाना पड़ा। बीजेपी और पीडीपी के बीच फिर हुआ विचार विमर्श और अप्रैल 2016 में महबूबा मुफ्ती ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री। 2 साल आगे बढ़ते हुए जून 2018 में उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद बीजेपी ने इस गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया और तत्कालीन राज्यपाल NN वोहरा को एक पत्र लिखा गया था जिसमें उन्होंने यही व्यक्त किया था। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव ने कहा कि गठबंधन को जारी रखना पार्टी के लिए अस्थिर हो गया था और एक और राज्यपाल शासन आया।